खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ है। Wake up to reality. इस ध्रुव राठी को सब कुछ पता है कि पास्ट में क्या हुआ था, लेकिन फिर भी फैक्ट्स को मैनिपुलेट करता है क्योंकि सच दिखाने से तो इसकी गठबंधन वाली पार्टी को नुकसान होगा। अब 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल लगाकर चुनावों को स्थगित कर दिया था। असल में तो तब हुई थी डेमोक्रेसी की हत्या। और इसके अलावा 1996 में भी कांग्रेस की सरकार ने अपने कार्यकाल के अंत में चुनाव आयोग के साथ मिलकर इलेक्शनों की तारीखों को ही बदल दिया था, जिससे कांग्रेस को अपनी सरकार बचाने का मौका मिला था। और अब के ध्रुव राठी को इतना भी नहीं पता था कि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महाभ्रष्टाचारी नवीन चावला को सुप्रीम कोर्ट और पिछले इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट जाकर इलेक्शन कमीशन का चीफ बनाया था। अब अगर कुछ शर्म बची है तो अब मत कहना कि मैंने इससे पहले कोई इलेक्शन में भ्रष्टाचार नहीं देखा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन बाकी सब लोगों के लिए अगर आप सही मायनों में देश की परवाह करते हो तो आज का ये वीडियो बहुत बहुत जरूरी है। बात यहाँ किसी एक इंसिडेंट की नहीं है, बल्कि ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट्स की है जो एक के बाद एक होए जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से। मीडिया से ऑपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना। Wake up to reality. मुझे ना हंसी आती है इस बंदे पे। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती और मीडिया को फ्रीडम नहीं दी जाती तो सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाती। जैसे कि चाइना में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब बैन है। जब सरकार के खिलाफ बोलने वाले चाइना की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा के फाउंडर को रातों रात गायब कर दिया जा सकता है, तो यहाँ तो सिर्फ चैनल को डिलीट ही करवाना है। और अगर तुम अपने वीडियोज़ में तथ्यों को मैनिपुलेट करके भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर पा रहे हो ना, तो ये मीडिया की फ्रीडम और डेमोक्रेसी के कारण ही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। डेमोक्रेसी के ऊपर डिस्कशन करने से पहले दोस्तों हमें यह जानना जरूरी है कि डेमोक्रेसी एक्चुअली में होती क्या चीज है। डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप पर कुछ बोलिए, क्योंकि ध्रुव राठी ने किम जोंग उन को और चाइना को बड़ा चढ़ाचा करके बताया है कि कुछ वैसा होने जा रहा है। एनीवे, उन्होंने अपना व्यू पॉइंट रखा, हम अपना व्यू पॉइंट रख देते हैं। आप लिसनर पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझ में आए उतना ले लीजिएगा कि उस वीडियो में नॉर्थ कोरिया और चीन जैसा होने के बारे में कहा गया है। निश्चित ही अगर ऐसा है तो चीन के अंदर जिस प्रकार से सरकार के विरोध में बोलने वाले खुद के नेता गायब हो जाते हैं, सरकार के विरोध में बोलने वाले जैक मा जैसे अलीबाबा के मालिक लोग गायब हो जाते हैं, संभवतः ऐसा भारत में हो रहा होता। तो जनता के द्वारा जनता के लिए शासन डेमोक्रेसी है। और उस जनता को हटाकर अगर राजा शासन कर रहा है तो मोनार्की है। राजा संसद के साथ मिलकर के कर रहा है तो उस मोनार्की के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की शब्द जोड़ दिया गया है। जब लोग डिक्टेटरशिप की चर्चा कर रहे थे, मेरी टीम ने मुझसे पूछा कि सर आप इस विषय पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। मैंने कहा यार ये केवल एक ठीक है व्यू रखने का तरीका हो सकता है किसी व्यक्ति का। बोले नहीं, लोग बड़ा डिमांड कर रहे हैं कि डिक्टेटरशिप है क्या। मैंने केवल एक पॉइंट अपनी टीम को रेज किया था जो मेरे अंतर मन का भाव था कि अगर सही मायने में देश के अंदर डिक्टेटरशिप रही होती ना, तो हमारे देश में सोशल मीडिया पर यह जो डिक्टेटरशिप वाला वीडियो है ना, ये आया ही नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, चीन के अंदर यूट्यूब नहीं चलता है, फेसबुक नहीं चलता है, व्हाट्सएप नहीं चलता है। नॉर्थ कोरिया में तो बाहर की कोई सूचना एंटर नहीं कर सकती है, बाहर की फिल्में तक अंदर एंट्री नहीं करती हैं। अगर सही मायने में इंडिया में डिक्टेटरशिप रही होती तो भारत में सरकार के विरोध में बोलने वाले चाहे पत्रकार हो चाहे यूट्यूबर्स हो, उनकी मास फॉलोइंग नहीं होती। हमारे देश के अंदर अगर सही मायने में डिक्टेटरशिप होती ना, तो यह सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्टेल होती, बोलने की आजादी रुकती है। आज चाहे अभिसार शर्मा हो, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे रवीश कुमार हो, सरकार को पानी पी पी कर सवाल करते हैं और जहां जहां मन में आता है वहां वहां कोसते हैं। अच्छी बात है। आजकल तो पत्रकारों को देखकर यह फीलिंग आने लगी है कि पत्रकार दो प्रकार के हो गए हैं। एक वो पत्रकार जो सरकार की तारीफ में लगे हैं, एक वो पत्रकार जो सरकार को कोसने में लगे हैं, यानी सत्ता पक्ष के पत्रकार और विपक्ष के पत्रकार। अब तो याद आने लगी है DD1 के टाइम की, जिस समय एक पत्रकार आया करता था, दोनों बातें सुनाया करता था। सरकार की ये योजना है, विपक्ष ने ये आंदोलन किया है। आजकल वो पत्रकारिता कहीं गायब हो गई है, लेकिन जनता को अपने विरोध को दर्शाने के लिए कहीं ना कहीं कोई स्थान चाहिए होता है। सोशल मीडिया सबसे सस्ता स्थान है। कोई भी पत्रकार माइक, कैमरा, टीवी एक्शन करके शुरू हो जाता है। न्यूज चैनल बनाने में करोड़ों रुपया खर्च होता है। सोशल मीडिया भरपूर तरीके से चल रहा है और अगर सरकार चाहती तो ये सारी चीजें करटेल हो जाती। ये बात तय मानिएगा।
आज आपको सरकार के विरोध में जो भी बातें पता चलती हैं वो पता तो सोशल मीडिया से ही चलती हैं, और वो जब सब सरवाइव कर रहे हैं, चाहे कोई राजनेता हो, हम किसी राजनेता का डेडिकेटेडली नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप कौन सा राजनेता उठाइए, चाहे अपोजिशन में उठाइए, चाहे पोजीशन में उठाइए, चाहे धर्म के आधार पर उठाइए, चाहे क्षेत्र के आधार पर उठाइए, कौन व्यक्ति है जो सरकार के बारे में खुलकर नहीं बोल पा रहा है? सब तो बोल रहे हैं, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां कर्टेल होती है? खैर चलिए कोई नहीं, हम वापस लौटते हैं अपने मुद्दे पर। हमने सत्ता के प्रकार बताने का प्रयास किया। राजा रानी की सत्ता मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशन का साथ जुड़ जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है, डेमोक्रेसी है। डिक्टेटरशिप में जो व्यक्ति है वो लगातार बना रहता है। ऐसी स्थिति में चाहे बेलारूस के ये लुकाशेंको हो, चाहे फिर फिलहाल के लिए किम जोंग उन हो, ये सब वो क्षेत्र के अंदर लोग हैं जो अपनी सत्ता को जाने नहीं देते हैं। खैर कोई बात नहीं। हां, एक चीज है, और वो क्या है? मेजॉरिटेरियन सरकार है, बहुमत की सरकार है। और चूंकि बहुमत की सरकार एक धर्म विशेष के साथ है, हिंदू धर्म की मान्यताओं को प्रचारित करती है, हिंदू धर्म के संरक्षण की बातें करती है, प्रचार प्रसार की बात करती है, ऐसी स्थिति में 80% भारत की जनसंख्या जो कि बहुसंख्यक है, उनके हिसाब से वो फेवरेटिज्म की सरकार प्रतीत होती है। ऐसी सरकार के विपक्ष में बैठे लोग जिन्हें यह लगता है कि बाकी लोगों के हित में बात नहीं है, आज उनको भी जवाब दिया जाएगा, क्योंकि सरकार की एक भी योजना ऐसी नहीं होती, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे सोलर पैनल की योजना हो, चाहे किसानों को राहत देने की योजना हो, जो ये कहकर आए कि ये हिंदुओं को मिलेगी, मुसलमानों को नहीं मिलेगी, ये ईसाइयों को मिलेगी, ये सिखों को नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में सारी योजनाएं सभी धर्मों के लिए एक साथ आती हैं। क्या बहुसंख्यक होना गुनाह है? क्या देश के अंदर हिंदू होना गुनाह है? क्या यह होना गुनाह है कि 80% इस देश की आबादी होते हुए भी उनकी जो मान्यताएं हैं, जो पैदा होते ही राम नाम के साथ चर्चाएं शुरू होती हैं, राम नाम सत्य पर खत्म होती हैं, और उन्हीं राम को अपनी जगह नहीं पता है? आप सोचिए, काशी विश्वनाथ जैसे स्थान को 350 साल की लंबी बैटल झेलनी पड़ती है। प्रमाण है कि कितनी बार न जाने वहां पर भगवान शिव के मंदिर को तोड़ा गया है। उसके बाद भी हम भगवान शिव के लिए लोकल कोर्ट में जाकर के आस्था की बात करते हैं। विचार कीजिए कि ज्ञानव्यापी टेंपल, ज्ञानव्यापी जो मॉस्क का मुद्दा है, वो अभी भी इस विषय पर अटका हुआ है कि ये टेंपल है कि मॉस्क है। आप विचार कीजिए। साथ ही साथ चाहे फिर वो कृष्ण की भगवान की मूर्ति, बहुत सारी बातें हैं, चाहे मथुरा का मामला हो, ये तमाम बातें। अगर डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप की बात की जाए, अगर सरकार वाकई में डिक्टेटरशिप पर आ जाए, अगर सरकार वाकई में 80% को ध्यान में रखकर काम करने लग जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लिए 75 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे सोलर पैनल की योजना हो, चाहे किसानों को राहत देने की योजना हो, जो ये कहकर आए कि ये हिंदुओं को मिलेगी, मुसलमानों को नहीं मिलेगी, ये ईसाइयों को मिलेगी, ये सिखों को नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में सारी योजनाएं सभी धर्मों के लिए एक साथ आती हैं। लेकिन सरकार जब अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर जैसा विषय लेकर आती है, तो फिर कुछ लोगों को यह कहने का स्थान मिलता है कि सरकार बहुसंख्यकों को ध्यान में रखकर बात कर रही है। जी नहीं। अगर इस बात को रिवर्स पूछ लिया जाए और यह कहा जाए क्या बहुसंख्यक होना गुनाह है? क्या देश के अंदर हिंदू होना गुनाह है? क्या यह होना गुनाह है कि 80% इस देश की आबादी होते हुए भी उनकी जो मान्यताएं हैं, जो पैदा होते ही राम नाम के साथ चर्चाएं शुरू होती हैं, राम नाम सत्य पर खत्म होती हैं, और उन्हीं राम को अपनी जगह नहीं पता है? आप सोचिए, काशी विश्वनाथ जैसे स्थान को 350 साल की लंबी बैटल झेलनी पड़ती है। प्रमाण है कि कितनी बार न जाने वहां पर भगवान शिव के मंदिर को तोड़ा गया है। लोगों को बरगलाना बहुत आसान है, यह कहना बहुत आसान है, देखिए डिक्टेटरशिप है इसलिए ऐसा हो रहा है। विचार कीजिए कि जिस राम मंदिर की आज हम चर्चा करते हैं, धर्म के नाम पर हम बात करते हैं, उस राम मंदिर को बनाने के लिए ना जाने कितना संघर्ष कोर्ट के अंदर हुआ है। जब भगवान खुद कोर्ट की शरण में हो गुरु, मतलब वो देश को आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप आ गई है। डिक्टेटरशिप होती तो हमारे देश के अंदर ये स्थितियां नहीं होती। काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर के अंदर घुसा हुआ ये मॉस्क नहीं होता। हमारे देश के अंदर ये स्थितियां नहीं होती कि 350 साल से काशी विश्वनाथ का डिस्प्यूट आज भी चल रहा होता। हमारे इतने सारे प्रमाण जो ये दर्शाते हैं, मॉस्क के अंदर मंदिर के प्रमाण हैं, वो होने के बावजूद ये मामला कोर्ट में नहीं चल रहा होता। डिक्टेटरशिप में सीधा फैसला होता है, ये होना है, हो गया है, कोर्ट का महत्व खत्म हो चुका होता। अभी चंडीगढ़ के मेयर वाले मामले में जब मामला बदलकर मेयर बिठा देती है, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे विषय पर आकर के खत्म कर देती है कि नहीं ये गलत है,
ऐसी स्थितियां नहीं होती। डेमोक्रेसी के अंदर जो सबसे मजबूत 3 पिलर हैं, उनके अंदर न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की बात की जाती है। आज हमारे देश की न्यायपालिका जब कुछ ऐसे फैसले देती है जो सत्तारूढ़ पार्टी को फायदे में होती है, तो लोग कहने लगते हैं न्यायपालिका बिक गई है। और जब लोग देखते हैं कि सत्ता पक्ष के विपक्ष में इन्होंने कह दिया तो बोले न्यायपालिका गजब का काम कर रही है। तो भाई हमेशा अगर 2 ही पक्ष होने लगे तो कभी सत्ता पक्ष में भी चीजें होंगी और कभी विपक्ष में भी चीजें होंगी।